एक सवाल है, क्या कोई हीरो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए इतिहास के सबसे क्रूर, सबसे बेरहम तानाशाहों से हाथ मिला सकता है? आज हम भारत के एक ऐसे ही, कह सकते हैं कि सबसे करिश्माई और जटिल नेताओं में से एक की कहानी में उतर रहे हैं। जी हां, नाम है सुभाष चंद्र बोस। तो सवाल यही है, सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर एक ऐसे सहयोगी जिन्होंने फाशीवादियों का साथ दिया? क्या वो एक हीरो थे या एक अवसरवादी? सच कहूं तो सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपी है। तो चलिए आज इस पूरी उलझी हुई कहानी की एक एक परत खोलते हैं। सीन है नवंबर 1945 का। जगह दिल्ली का लाल किला। दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है और हवा में ना एक अजीब सी बेचैनी है। और ठीक यहीं पर इतिहास के सबसे बड़े मुकदमों में से एक शुरू हो रहा है। कटघरे में कौन है? सुभाष चंद्र बोस के 3 सबसे वफादार सिपाही। उन पर इल्जाम है देशद्रोह का, और पूरा देश सचमुच अपनी सांसें रोके देख रहा है। तो हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं था, नहीं, ये तो भारत के भविष्य की लड़ाई थी जो एक अदालत के कमरे के अंदर लड़ी जा रही थी। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। कटघरे में खड़े ये 3 लोग कौन थे? एक थे कैप्टन शाहनवाज खान, एक मुस्लिम। दूसरे थे कैप्टन प्रेम कुमार सहगल, एक हिंदू। और तीसरे लेफ्टिनेंट गुरबख्श सिंह ढिल्लों, एक सिख। अब सोचिए, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की पूरी पॉलिसी यहीं पर फेल हो गई। इन तीनों की एकता ने ना पूरे देश को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक पूर्व अध्यक्ष, एक टॉप लीडर, अंग्रेजों के खिलाफ एक सेना का नेतृत्व करते हुए यहां तक पहुंचा कैसे? मतलब कांग्रेस के शिखर पर बैठा एक नेता आखिर इस रास्ते पर क्यों चल पड़ा? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। तो चलिए चलते हैं उस दौर में जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के सबसे चमकते हुए सितारे हुआ करते थे। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। 1938 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और फिर 1939 में दोबारा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उस वक्त कांग्रेस का अध्यक्ष होना मतलब देश के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर नेताओं में से एक होना था। बोस सिर्फ एक बागी नहीं थे, वो इंडियन पॉलिटिक्स की मेन स्ट्रीम का एक बहुत बड़ा, एक बहुत अहम हिस्सा थे। और फिर यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसा वैचारिक मतभेद जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। तो यहाँ पे ना 2 विचारधाराओं का सीधा टकराव था। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जिनका मानना था कि आज़ादी सिर्फ और सिर्फ अहिंसा और शांति के रास्ते से ही मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस। उन्हें लगता था कि ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है ना, ये एक सुनहरा मौका है और अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए कोई भी तरीका, कोई भी साधन इस्तेमाल करना जायज़ है, फिर चाहे वो हथियार उठाना ही क्यों ना हो। ये सिर्फ एक प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं था, ये भारत की आज़ादी की लड़ाई का भविष्य तय करने वाला पल था। और इस राजनीतिक फूट में कितनी कड़वाहट घुल चुकी थी, इसका अंदाज़ा बोस के भाई शरद बोस के इस खत से लगता है जो उन्होंने गांधी जी को लिखा था। उन्होंने लिखा, सत्य और अहिंसा का जो प्रदर्शन मैंने देखा, आपके ही शब्दों में कहूं तो मेरी नाक में बदबू भर गया। ये शब्द बताते हैं कि बॉस के खेमे को कितना गहरा दर्द और धोखा महसूस हुआ था। अब ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि पर्सनल हो चुकी थी। तो इस टकराव का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के दबाव में बोस को इस्तीफा देना पड़ा। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, आखिर में उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया गया। यहीं पर उन्होंने अपना अलग गुट बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक। राजनीतिक तौर पर अब वो बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे और यहीं से उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो उन्हें भारत से बहुत बहुत दूर ले जाने वाला था, इतिहास के सबसे विवादास्पद पन्नों की तरफ। और अब शुरू होता है बोस की जिंदगी का वो अध्याय जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। दुश्मनों के साथ गठबंधन, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें सीधे हिटलर और नाजी जर्मनी के दरवाजे तक ले गया। उनकी ये यात्रा किसी एक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम नहीं है, पर यह हकीकत थी। सोचिए, जनवरी 1941 में वो कलकत्ता में अपने घर पर नजरबंद थे। वहां से एक पठान का भेष बदलकर निकल भागे। फिर अफगानिस्तान और सोवियत संघ के खतरनाक रास्तों से होते हुए पहुंचे नाजी जर्मनी। वहां जाकर एडोल्फ हिटलर से मिले और फिर जर्मन और जापानी पनडुब्बियों में बैठकर समंदर के नीचे से दुनिया का चक्कर लगाकर पहुंचे दक्षिण पूर्व एशिया। ये सब कुछ उनके जबरदस्त इरादे को दिखाता है। वो अंग्रेजों के खिलाफ सहयोगी ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे।
और जर्मनी पहुंचकर बोस चुप नहीं बैठे। उन्होंने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की, जर्मन स्पॉन्सर्ड आज़ाद हिंद रेडियो से ब्रॉडकास्टिंग शुरू की, जिसकी आवाज़ भारत तक पहुंच रही थी। और तो और, जो भारतीय सैनिक युद्धबंदी बना लिए गए थे, उनमें से 3000 सैनिकों की एक पूरी फ्री इंडिया लीजन खड़ी कर दी। मतलब एक बड़ी क्रांति की तैयारी जोरों पर थी। और ये सब हमें लेकर आता है बोस की सैन्य महत्वाकांक्षाओं के सबसे बड़े मुकाम पर, द इंडियन नेशनल आर्मी, यानी INA। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक आग थी। एक ऐसी आग जिसने दक्षिण पूर्व एशिया में बसे लाखों भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की ज्वाला जला दी थी। लोगों ने अपना सब कुछ, अपना पैसा, अपना घर, यहां तक कि अपने बेटे बेटियों को भी आज़ादी की इस लड़ाई के लिए न्योछावर कर दिया। बोस ने 1943 में INA को फिर से खड़ा किया, उसे एक प्रोफेशनल आर्मी में बदल दिया। इसमें युद्धबंदी भी थे और दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले आम भारतीय भी। एक आज़ाद हिंद सरकार भी बनाई गई। लेकिन शायद जो सबसे क्रांतिकारी, सबसे जबरदस्त काम उन्होंने किया, वो था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट का गठन। ये एशिया की पहली ऑल फीमेल कॉम्बैट रेजिमेंट थी। एक ऐसा कदम जो उस जमाने की सोच से मीलों आगे था। लेकिन जोश और नारों से जंग नहीं जीती जाती। जमीनी हकीकत बहुत अलग थी, बहुत कठोर थी। 1944 में जब INA ने जापानियों के साथ मिलकर भारत पर हमला किया, तो उनका सामना हुआ एक ज्यादा बेहतर ट्रेनिंग वाली और बेहतर हथियारों से लैस ब्रिटिश इंडियन आर्मी से। इम्फाल और कोहिमा की लड़ाइयों में उनकी हार हुई और ये अभियान पूरी तरह से फेल हो गया। ये एक बहुत बड़ी सैन्य विफलता थी। और फिर 18 अगस्त 1945 को एक खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। खबर थी कि ताइवान में एक प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई है। लेकिन क्या ये सच था, या ये एक और रहस्य था जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दफन हो गया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक ढूंढा जा रहा है। तो फिर सुभाष चंद्र बोस अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ गए? ये उनकी कहानी का सबसे मुश्किल और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। तो उन्हें कैसे देखा जाए? एक तरफ वो एक ऐसे दृढ़ देशभक्त थे जिन्होंने अंग्रेजों को सीधी चुनौती दी, हजारों लोगों को आज़ादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। तो दूसरी तरफ वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने नरसंहार करने वाली सरकारों के साथ गठबंधन किया। क्या उन्हें एक हीरो माना जाए या एक सहयोगी? सच शायद ये है कि वो दोनों थे, और यही बात उनकी विरासत को इतना जटिल और इतना दिलचस्प बनाती है। और अब वापस चलते हैं कहानी की शुरुआत में, लाल किले के उस मुकदमे पर। अंग्रेजों ने सोचा था कि इस मुकदमे से वो अपनी ताकत दिखाएंगे, लेकिन ये दाव उन पर ही उल्टा पड़ गया, स्पेक्टैक्युलरली उल्टा पड़ा। इस एक मुकदमे ने पूरे देश में सहानुभूति की ऐसी लहर पैदा की कि हर भारतीय INA के सैनिकों के पीछे आकर खड़ा हो गया। ये मुकदमा ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। और शायद इसका सबसे बड़ा सबूत खुद उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के शब्दों में मिलता है जिसने भारत को आज़ादी दी, क्लेमेंट एटली। उन्होंने 1956 में कहा कि INA और उसके कारण भारतीय सेना में फैली बेचैनी, ना कि गांधी के अभियान, वो असल वजह थी जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। मतलब जंग के मैदान में हारने के बाद भी INA ने मनोवैज्ञानिक लड़ाई जीत ली थी। तो अंत में हम घूम फिरकर उसी एक सवाल पर वापस आ जाते हैं, क्या अंत साधनों को सही ठहराता है? सुभाष चंद्र बोस की कहानी इसका कोई आसान जवाब नहीं देती। ये हमें एक ऐसे नैतिक चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां देशभक्ति और अवसरवाद के बीच की लाइन बहुत बहुत धुंधली हो जाती है, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी और स्थायी विरासत है।